हेलो एवरीवन। आज हम बढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सिट्रिक एसिड बाय डॉक्टर विजय शर्मा। आवर चैनल नेम इज़ फार्मा नॉलेज। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सिट्रिक एसिड। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक। So before going to study about the penicillin, हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक का नाम खुद बताता है जो कि किसी लिविंग थिंग के अगेंस्ट, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट काम करे, उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ये एंटीबायोटिक जो होती हैं ये नंबर ऑफ डोसेज फॉर्म्स में अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। अगर हम देखें तो ये एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी हमें मिल सकती है, ये क्रीम की फॉर्म में मिल सकती है। जबकि हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, और ये हमें मिल जाती हैं टैबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में, जब कभी हमारी बॉडी के अंदर या कोई हमें इंटरनल इन्फेक्शन है तब हम इस तरीके की एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई एंटीबायोटिक की। अगर हम देखें तो हमने एंटीबायोटिक्स को जो है कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इनके जो मोड ऑफ एक्शन हैं वो अलग अलग तरीके से हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज हो सकता है, वो नोकार्डिया हो सकता है, वो फंगाई हो सकता है। तो दैट्स वाई वी आर गिविंग द नेम एंटीबायोटिक, और उसी के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। कई सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल पे अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए हमने पहली कैटेगरी बनाई एंटीबायोटिक अफेक्टिंग अगेंस्ट सेल वॉल। वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रही हैं, तो दूसरी कैटेगरी हो सकती है एंटीबायोटिक्स डैमेजिंग दी सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, और इसी तरीके से ये ब्लॉकिंग करा रही हैं सेल मेटाबॉलिज्म को, उनको माइक्रो ऑर्गन्स को ग्रोथ रोकने के लिए या उनको मारने के लिए। तो इस तरीके से हमने इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में। तो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है हमें बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो एंटीबायोटिक यही एंटीबायोटिक थी जिसका कि नाम था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन के अंदर जो है एक ग्रुप पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बोल देते हैं। 6-APA से भी इसको इंडिकेट कर देते हैं। इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक जो है ये मिलती है हमें एक फंगाई से। इसको बनाने में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो है एक फंगस जिसका कि नाम है पेनिसिलियम मोल्ड्स। अब ये पेनिसिलिन जो है, अब ये जो पेनिसिलिन है इसकी को हम दो डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला टाइप बनता है नेचुरल। नेचुरल मतलब जाहिर सी बात है कि हम उसको डायरेक्टली जो हमारी फंगाई है वहाँ जहाँ ग्रोथ करा दी उसकी, और वहाँ से हमने जो भी हमारा ये एक्टिव कांस्टेंट है इसको हमने निकाल दिया या एंटीबायोटिक को निकाल लिया, तो वो नेचुरल पेनिसिलिन हो गई। इसी तरीके से हमने बनाई सेमी सिंथेटिक। दूसरा प्रकार क्या है? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। जो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने कहा मेन पार्ट उसका जो है पेनिसिलिन का 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड है, वो न्यूक्लियस तो है मगर इसके अलावा जो उसके साथ में जो साइड चेन हैं वो साइड चेन नहीं हो बदल जाती हैं, तो इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक कह रहे हैं। यानी कि जो नेचुरल है उससे जो बन गया एंटीबायोटिक या दूसरा पेनिसिलिन उसको हमने बोल दिया सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें जो मार्केट के अंदर आज की तारीख में मिल रहे हैं, एम्पिसिलिन है, मैथिसिलिन या पेनिसिलिन वी हैं, ये जो हैं एक सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के नाम हैं। अब मैंने पीछे बताया कि ये जो पेनिसिलिन है इसको खोज करने का श्रेय किसको जाता है? फ्लेमिंग को, डॉक्टर फ्लेमिंग को जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ दी पेनिसिलिन। क्या हम बात करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ दी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को बनाने के लिए हमने पीछे पढ़ा फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ द फर्मेंटेशन पढ़ा, फर्मेंटर्स पढ़े। फर्मेंटर्स में हमने कहा कि जब हमें फर्मेंटेशन कराना है तो वी आर इन नीड ऑफ द नंबर ऑफ द थिंग्स, तो उसमें एक पार्ट था इनोकुलम। अब ये इनोकुलम में क्या होता था, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते थे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराते थे, है ना, न्यूट्री मीडिया में ग्रो कराते, और वो उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या करते थे, चेंजेस करते थे, वहाँ पे फर्मेंटेशन कराते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, हमें जो डिज़ायर्ड कंपाउंड था या हाई वैल्यू कंपाउंड मिलता था। तो यहाँ पर जो इनोकुलम है वो दो हो सकते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम या हो सकता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। अब इनमें भी हम देखें तो इसमें पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो है एक ऐसी स्ट्रेन है जिससे कि हमें ज़्यादा अमाउंट मिलती है पेनिसिलिन की, तो इसीलिए जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सी पेनिसिलिन स्पीशीज यूज़ कर रहे हैं, मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, पी क्राइसोजिनम। स्टार्टर कल्चर जो हम इसमें स्टार्टर कल्चर हम क्या करना होगा, हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहीं ना कहीं पे हमारे पास स्टोर रहते हैं, है ना, हम रेफ्रिजरेट किए होते हैं या हमने स्टोर किए होते हैं, इनको अच्छे संभाल कर रखा होता है, उसको हमने लिया। अब ये थोड़ा है कि वहाँ पे हमने पहले पाल के रखे हुए, उनको लेकर उनको अच्छे से हम कहीं किसी न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करा देंगे, और वो जब हमारा ग्रो हो जाएगा हम फिर उसको क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इंट्रोड्यूस करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर यही होना है कि हमने जो ये स्टोर्ड क्या हुआ कल्चर है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिया, उसको हमने अगर कंटेनिंग प्लेट पर ग्रो करा लिया। अब ये जब ग्रो हो गए इस सॉलिड मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद में इसको इसका एक हमने सस्पेंशन बना लिया, और सस्पेंशन बनाने के बाद में इसको हमने सीड टैंक में फर्दर ग्रोथ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, फीड टैंक में जो है जो भी इसके लिए डिज़ायर्ड ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड हो या कोई विटामिन हो या कोई कंट्रोल टेम्परेचर की बात करें या पीएच की बात करें, एजिटेशन की बात करें, एरेक्शन की बात करें,
ये सारी चीज़ें हमें फीड टैंक के अंदर मेंटेन करा के रखनी होती है, ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता ही है। अब वो जो न्यूट्रिएंट मीडिया है जो उस फर्मेंटर के अंदर पड़ा हुआ, इनोकुलम इनोकुलम तो एक स्टार्टर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पैक हो गया, है ना, वो वहाँ से किसके अंदर आएगा, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर आएगा। वो न्यूट्रिएंट मीडिया में हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो उसको अच्छे लगे, उसको वो अच्छे से खाए, माइक्रो ऑर्गन्स, है ना, तो वो अच्छे से खाए, तो उसमें हमें नंबर ऑफ दी सोर्सेस, चाहे वो कार्बन का हो चाहे वो नाइट्रोजन का हो, जो भी उसको प्रेफरेबल है, जो भी उसको अच्छा लगता है वो हमें देना होगा, हमें पालना होगा उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एक पूरा फॉर्मूला बनाना होगा, वो मीडिया उसके हमें फर्मेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना होगा। अब वो मीडिया हमें फर्मेंटर के लिए इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हमने कंपोनेंट बताया हुआ है, परसेंटेज बताया हुआ है, यूज बताया हुआ है, कौन सा मीडिया सोर्स है, कौन सा हमें बफर है। तो बफर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पीएच ऊपर नीचे ना हो, पीएच अगर वेरी करेगी तो क्या होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फर्मेंटेशन, वो मर जाएंगे, या हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन ना हो, इसके लिए वी आर इन नीड ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ये हम पीछे बात कर भी चुके हैं। अब हम बात करेंगे बायो पैरामीटर्स। बायो पैरामीटर्स यानी कि फर्मेंटर के अंदर हमें क्या कंडीशन रखनी है, जिस फेवरेबल कंडीशन फॉर दी बेस्ट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोन, वो कंडीशन जिस पे कि माइक्रोन बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। पीएच की बात करें तो दैट मस्ट बी 6.5, बहुत 6.5 होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 26 से 28 होना चाहिए। एरेशन की बात करें, जाहिर सी बात है उसको एयर की ज़रूरत है, तो हमें एक कंटिन्यूस एक रेट पर एयर इंट्रोड्यूस करानी होगी। एजिटेशन, एजिटेशन जो भी हमारा फर्मेंटर हो, जो पूरा प्रोसेस हो, वो एजिटेट होता रहे, जिसमें कि माइक्रोन्स यूनिफॉर्मली फर्मेंटेशन करा सकें और एयर भी पूरे में मेंटेन रहे, तो इसलिए हमें एजिटेशन कराना होता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इस मीडिया को कन्वर्ट कराकर पेनिसिलिन में कब कन्वर्ट कर देगा, कितने टाइम में कन्वर्ट कर देगा, वो है 5 से 6 दिन। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जिसका हमने पेनिसिलिन क्राइसोजिनम नाम दिया हुआ है, वो जो है वो इस मीडिया में जाके उस मीडिया को खाएगा, खाने के बाद में एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, उस एंजाइम की वजह से जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया बना हुआ था, उस वो न्यूट्रिएंट मीडिया कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पेनिसिलिन के अंदर। और भी कई सारे इसके साथ में हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमें इस प्रोडक्ट में से किसको निकालना है, पेनिसिलिन को। कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा हो हमारे काम का भी हो वो, मगर हमें मेन फोकस किस पे रखना है, पेनिसिलिन पे। उस पेनिसिलिन को कैसे निकालेंगे, उस पेनिसिलिन को निकालने के लिए वी हैव टू ऐड वैक्यूम, वैक्यूम फिल्टर की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। पीएच को हमने क्या करना होगा, स्लो डाउन करना होगा, किसकी हेल्प से, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, है ना। अब दूसरा क्या है कि ये रिमूवल को हम इसको पिगमेंट्स को हम रिमूव कर लेंगे, इम्प्योरिटीज़ को हम सॉल्वेंट में से निकाल लेंगे, और पेनिसिलिन हमारा निकल जाएगा। जो पेनिसिलिन निकल जाएगा उसको हम चारकोल से ट्रीटमेंट करा लेंगे, एंड फाइनली उसको हम क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं हम, पेनिसिलिन वाज द एंटीबायोटिक, नाउ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है एक मोस्ट वाइडली कमर्शियल प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो कि देखा जाए तो सभी तरीके के प्लांट में, एनिमल्स में मिल रहा है। ये जनरली इनके टिश्यू में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिट्रिक एसिड इज द मोस्ट वर्सेटाइल and widely used organic acid in the field of food and pharmaceuticals.
तो ये जो सिट्रिक एसिड है जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अधिकतर हमें मिल रहा है फूड में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। सिट्रिक एसिड को देखें तो ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो कि हमें कैसे मिल रहा है, लेमन मिल रहा है। जैसे कि हमने पीछे कहा ये एसिडिक होता है टेस्ट में, इसलिए इसको हम जो है फूड में और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ऐड करते हैं। जनरली जो आपके नेचुरल अकरिंग सिट्रिक एसिड है, यानी कि लेमन से मिलने वाला जो सिट्रिक एसिड है वो 7 से 9% है। बाकी जितना बन रहा है सिट्रिक एसिड पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली यूज़ होने के लिए वो आता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनने वाले सिट्रिक एसिड की। वैसे थोड़ा सा और हम बात करना चाहें तो हमें पता है कि ये जो सिट्रिक एसिड है ये क्रैब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिट्रिक एसिड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिल्स के अंदर पाया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की बात करें तो ये इसमें पहली चीज़ हम बात करेंगे इनोकुलम की। तो ये इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक फंगस जिसका कि नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये एक स्ट्रेन है जो कि हम सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। मगर क्या है कि हमने देखा है कि इसकी जो यील्ड है यील्ड इससे कम आती है, तो थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ता है, इस स्ट्रेन में म्यूटेशन क्रॉस कराना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड का इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ एस्परजिलस नाइगर इज यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। दूसरी इस स्ट्रेन की खास बात क्या है कि ये जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हम शुगर कंपाउंड ऐड कर रहे हैं तो अगर वो हाई क्वांटिटी में है तो उसको भी ये क्या कर सकता है, झेल सकता है, उसको भी टॉलरेट कर सकता है। अगर पीएच लो है तो उस पे भी ये काम करेगा। ये इसकी सिंथेसिस जो है लगातार चलती रहेगी और जो अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड उसका प्रोडक्शन लीस्ट रहेगा। इसलिए जो है यहाँ इनोकुलम के अंदर हम फंगस एस्परजिलस नाइगर की म्यूटेंट स्ट्रेन को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इनोकुलम के बाद में हम बात करते हैं जनरली न्यूट्रिएंट मीडिया का। अब न्यूट्रिएंट मीडिया की बात करें तो अब यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड है ये सिट्रिक एसिड को हम 3 मेथड से बना सकते हैं। 3 तरीके के हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं उससे हम बना सकते हैं। तो उन प्रोसेस के अंदर क्या हमने न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करा हम उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं जो कि हम सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। पहले प्रोसेस का नाम है सरफेस फर्मेंटेशन। सरफेस फर्मेंटेशन, दूसरा सबमर्ज फर्मेंटेशन एंड थर्ड वन इज द सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। अब सरफेस फर्मेंटेशन को 2 तरीके से हम करा सकते हैं। सरफेस फर्मेंटेशन जो है एक हम सॉलिड में करा सकते हैं, एक हम लिक्विड में करा सकते हैं। तो पहले में हम बात करेंगे सॉलिड सरफेस फर्मेंटेशन का। सॉलिड सरफेस फर्मेंटेशन जो है ये जनरली जो होता फर्मेंटेशन प्रोसेस करके सिट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस एशियन कंट्रीज लाइक जापान में यूज़ होता है, जिसमें कि हम ने पीछे जो म्यूटेंट स्ट्रेन की बात करी एस्परजिलस नाइगर उसी को यूज़ करते हैं। सॉलिड सरफेस, आज इसमें हम जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो सॉलिड है। वो उसका सच एज व्हीट ब्रान या फिर पल्प है,
जो कि हमने स्वीट पोटैटो निकाला हुआ है, स्वीट पोटैटो स्टार्च है, ये हम यूज़ कर रहे हैं एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया, एज ए कल्चर मीडिया। अब फर्मेंटेशन इज डन एट pH 4 से 5, जो हमने pH रखी हुई है उस पर हम इसको कराते हैं। जो एक टेम्परेचर हमें इंक्यूबेशन का देना होगा वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड देना होगा। और कितनी ड्यूरेशन में कि फर्मेंटेशन हो जाता है, जनरली 80 से 100 घंटे में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। इसकी में जो हम रिकवरी या आइसोलेशन करेंगे दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द हॉट वाटर। हॉट वाटर हमें लिक्विड सरफेस फर्मेंटेशन जो है एक सबसे पुराना मेथड है। दूसरा कि इसमें जो मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द लिक्विड, और उसका एग्जाम्पल है बीट। अब ये बीट को हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ट्रेस में रख देंगे और फिर हमारा जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनोकुलम जो ग्रो करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्स जो है हम इसमें स्प्रे कर देंगे। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। pH जब इसकी गिर जाती है लगभग 2 के आसपास में, तब माइसीलियम जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होगा, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलेगा 7 से 15 दिन तक। माइसीलियम जो फॉर्म हुए वो सेपरेट हो जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, मैकेनिकली प्रेस कर देंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके सिट्रिक एसिड की। देन हम जो हैं वॉशिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज दी दूसरा मेथड जो हम बात कर रहे थे फर्मेंटेशन, सरफेस फर्मेंटेशन हो गया, दूसरा था सबमर्ज फर्मेंटेशन। सबमर्ज फर्मेंटेशन में जो है स्ट्रेन हमारी एस्परजिलस नाइगर ही रहेगी, वो इनोकुलेटेड होती है लगभग 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन द फर्मेंटेशन टैंक। सबमर्ज में क्या हो रहा है, सबमर्ज में सॉलिड या लिक्विड में वहाँ पर हम सरफेस पे कराते हैं। यहाँ क्या होगा, थ्रू आउट द मीडिया हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। तो ये जनरली हम यहाँ पे काम में 15 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम उसको इनोकुलेट करा देंगे। कल्चर को एरेशन देंगे, तो एरेशन जाहिर सी बात है, एरेशन इन द फॉर्म्स ऑफ द बबल देंगे। और ये जो प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा लगभग 5 से 14 दिन तक चलेगा। इसमें जो है 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड का सेल्सियस का टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। और सिट्रिक एसिड जो फर्मेंटेशन टैंक में बन गया उसको हम फर्मेंटेशन टैंक से निकाल के फर्दर जो भी हमारा प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस है, हम उसके लिए इसको फॉरवर्ड कर देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा मेथड क्या था हमारा, तीसरे मेथड का नाम था सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ये बहुत आसान मेथड है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराने का। फर्मेंटेशन प्रोसेस को दूसरा नाम दिया गया है कोजी प्रोसेस। ये सबसे पहले जापान में ही डेवलप हुआ था। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इसमें मिल जाता है, 88 ग्राम ड्राई मैटर मिल जाता है। व्हेन फर्मेंटेशन एज कैरिड आउट विद कैसावा having initial moisture of 62 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 62%, और टेम्परेचर जो हमने रखना होगा वो 26 डिग्री रखना होगा। और कितने टाइम तक प्रोसेस होगा, ये 120 घंटे तक होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। हम इसको दूसरा नाम जो है कोजी प्रोसेस दिया गया है। इसमें मॉइस्चर रखनी होती है लगभग 62%, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और 120 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है। अब क्या हुआ, पहले इनोकुलम हो गया, इनोकुलम के बाद फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन होने के बाद तो पूरा प्रोसेस हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। अब प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट को हमें निकालना भी है ना, उस प्रोडक्ट को निकालना है, उसको सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना है, दैट कम्स अंडर दी रिकवरी। तो माइसीलियम जो कि माइसीलियम को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेंगे। जो कि कल्चर ब्रोथ में था उसको फिर हम वॉश कर देंगे। इसमें अभी हमने पीछे कहा था कि कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, वो बन गया, उसको हमें अलग करना है। तो वी हैव टू गो फॉर द प्रेसिपिटेशन, उसके लिए हमें इसमें थोड़ी सी लाइम को ऐड करना पड़ेगा।
फिर क्या हो रहा है, हम फर्दर रिकवरी प्रोसेस के लिए आएंगे। अभी हम सिट्रिक एसिड क्यों नहीं निकाला है ना, तो उस सिट्रिक एसिड का सेपरेशन जो होगा वो के लिए हमें पीएच को 7.2 रखना होगा। टेम्परेचर जो उस टाइम पर हमें रखना सेट करना है वो 70 से 90 डिग्री होगा। और जो यहाँ पर सिट्रिक एसिड बनेगा वह उसके लिए प्रेसिपिटेशन प्रोसेस लगेगा। अब जब सिट्रिक एसिड बन चुका है, मगर अभी भी कंप्लीट प्रेसिपिटेशन से बना लिया हमने, उसका सेपरेट आउट कर लिया, अभी वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। उसका प्यूरिफिकेशन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करना होगा। और फर्दर उसके बाद में हमें इसको ट्रीट करना होगा चारकोल से, और पास कराना होगा कैटायनिक या एनायनिक एक्सचेंजर से, सो दैट ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, है ना। क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर उसको हम जो भी हमें फर्दर प्रोसेस में यूज़ करना है, जो भी जहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है प्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलिन और प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। नेचुरली जो मिल रहे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।